नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और इस बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज में 3 बड़ी खबरों की हम बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, तो दिल्ली भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि यहां पर शराब पर संग्राम देखने को मिल रहा है। तो आज महाराष्ट्र में भी जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली जब शिंदे गुट और विपक्षी आमने सामने नजर आए। ये 3 बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है महाराष्ट्र। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र में विधान भवन में शिंदे गुट और विपक्षी एक दूसरे से भिड़ गए। महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर आज शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी विधायकों ने पिछली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, यानी कि उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आरोप लगा कि कोविड के दरमियान भ्रष्टाचार हुआ, उस पर तत्कालीन सीएम यानी उद्धव ठाकरे की उदासीनता देखने को मिली और उसी उदासीनता के विरोध में ये नारेबाजी देखने को मिली और उसी समय विपक्ष भी सीढ़ियों पर आकर जमकर नारेबाजी करने लगा। हाथ में गाजर लेकर सत्ताधारियों को चिढ़ाने की कोशिश की गई। शिंदे गुट उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। 5 जजों की बेंच इस पर अभी फैसला करेगी कि किसकी होगी शिवसेना। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा में गहमा गहमी देखने को मिली जब आमने सामने आ गए शिंदे गुट और उद्धव गुट। शिंदे गुट ये कह रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उदासीनता बरती। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, बहुत कुछ घटा है आज महाराष्ट्र में। इस वक्त वहां पर क्या है, क्या वहां पर शांति है और क्या मांग शिंदे गुट की और विपक्ष की क्या बात है? जी बिल्कुल, पहले ही दिन से देखा जा रहा था कि विपक्ष के जो लोग थे वो शिंदे गुट के एमएलए के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। नारे ये थे 50 खोखे एकदम ओके, यानी कि 50 करोड़ रुपए लेकर के आपने सरकार बनाई, ऐसा आरोप शिंदे गुट के ऊपर लगाया जा रहा था। लेकिन आज जो सरकार में है सत्ताधारी है वो कहीं ना कहीं सीढ़ी पर नजर आए। विधान भवन के सत्ताधारी अक्सर प्रोटेस्ट करते हुए विधान भवन में नजर नहीं आते, लेकिन आज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर जो विपक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि 10:30 बजे हमको प्रोटेस्ट करना था, वो टाइम हमने डिसाइड किया था। इसलिए आदित्य ठाकरे और एनसीपी के जो एमएलए हैं, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के साथ एमएलए हैं, वो सारे सीढ़ी पर जमा हुए और वहीं पे सत्ताधारी एमएलए जो है बीजेपी के और शिंदे गुट के, वो भी उस वक्त सीढ़ी पर मौजूद थे और जोरदार नारेबाजी दोनों गुटों के बीच में शुरू हो गई। अनिल पाटिल जो कि एनसीपी के एमएलए हैं, वो देखा गया कि गाजर लेते हुए आ रहे हैं और वो सीढ़ी से नीचे उतरे और वो सरकार को गाजर दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे सरकार जो किसान त्रस्त है उनकी मदद नहीं कर रही है, उनको पैसे देने के नाम पे, मदद देने के नाम पे सिर्फ गाजर दिए जा रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं उसका सिंबॉलिक एक अर्थ निकालने की कोशिश की, जिसके बाद मामला जो है वो गहमा गहमी का हो गया। अमोल मिटकरी जो कि एमएलए है एनसीपी से, महेश शिंदे, उनके बीच में, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं धक्कम धुक्की देखने के लिए मिली। एमएलए रोहित पवार उसमें शामिल हुए। उसके बाद जो वरिष्ठ एमएलए हैं वो सामने आए, लीडर ऑफ अपोजिशन अजीत पवार और उसके बाद एमएलए प्रताप सरनाइक। इन लोगों ने दोनों गुटों के बीच में मध्यस्थ करने की कोशिश की। दोनों गुट को अलग किया गया, दोनों एमएलए को फिर हटाया गया वहां सीढ़ी से। तो कहीं ना कहीं यही कहना है जो वरिष्ठ एमएलए है उनका कि महाराष्ट्र असेंबली में कभी ऐसे दृश्य शायद देखने के लिए नहीं मिले होंगे। प्रोटेस्ट तो देखने के लिए काफी मिलती है, लेकिन ऐसे 2 एमएलए के बीच में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, असेंबली चालू है उसके बीच में बाहर इस तरह की धक्कम धुक्की जो देखी गई वो शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। वाकई महाराष्ट्र विधानसभा से कभी इस तरह की तस्वीरें मुस्तफा आती नहीं थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मामला चल रहा है और तनाव महाराष्ट्र में इस तरह से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तनाव तो है। कहीं ना कहीं शिवसेना के विधायक जो है उनके बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। 15 एमएलए उद्धव ठाकरे के साथ है, 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाकर सत्ता में शामिल हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार बार एक तरह से तारीख दी जा रही है, बड़ी बेंच के ऊपर इस मामले को रिफर किया जा रहा है। तो वो जो तनाव है वो शिवसेना में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं असेंबली में भी सामने आ रहा है। तो पहले जब विपक्ष के लोग शिंदे गुट के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए नजर आए, तो आज सरकार में बीजेपी और शिंदे गुट ने डिसाइड किया कि
कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और बीएमसी और बाकी जगह का जो करप्शन का एलिगेशन है वो कहीं ना कहीं विधान भवन में लगाया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक स्पेस घेर कर विपक्ष के लोग आंदोलन ना कर पाए, नारे ना लगा पाए, इस तरह से वो रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन विपक्ष के जो एमएलए हैं वो भी रुके नहीं। वहीं के वहीं उसी स्टेयरकेस पे उन्होंने नारेबाजी देना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो विपक्ष ने जो नारेबाजी सरकार के खिलाफ की है, शिंदे गुट के खिलाफ की है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनता नजर आ रहा है, वो भी शायद सरकार को पसंद नहीं आ रहा था। इसके लिए जो आज सरकार में लोग हैं वो सत्ताधारी भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। प्रोटेस्ट उद्धव ठाकरे के खिलाफ था, सरकार एमवीए गवर्नमेंट के खिलाफ था, बीजेपी का जो कामकाज अभी भी शिवसेना के पास है उसके खिलाफ था। वो नारेबाजी लगते लगते विपक्ष के एमएलए जब शामिल हुए तो दो गुटों के बीच में जब नारे लगने लगे तो कहीं ना कहीं ये बात पैदा हो रही थी कि तनाव पैदा होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपस में भिड़ सकते हैं और आखिरकार वही हुआ, एमएलए आपस में भिड़ते नजर आए, धक्कम धुक्की होती नजर आई, जिसके बाद फिर मार्शल्स को और बड़े जो नेता हैं, वरिष्ठ एमएलए हैं, उनको आकर बीच में इस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ा। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के विधान भवन से, ऐसे विजुअल्स पहले देखने के लिए नहीं मिला करते। बिल्कुल, वो जो धक्का मुक्की है, वो जो तनातनी है, वो गहमा गहमी नजर आई है। लेकिन मुस्तफा, जब 10:30 बजे का वक्त तय किया था विपक्षी विधायकों ने कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो क्या सत्ता पक्ष का भी वही समय था, या विपक्ष को प्रदर्शन करते देख सत्ता पक्ष के विधायक पहुंच गए और वो प्रदर्शन में पहुंच गए और फिर ये गहमा गहमी हुई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ऐसी कोई चीज है जिसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। असेंबली का सेशन जब शुरू होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि विधानसभा के जो स्टेयरकेस हैं उस पर प्रोटेस्ट नजर आते हैं। उस प्रोटेस्ट के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं दिया जाता है। प्रोटेस्ट एमएलए की तरफ से की जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे एमएलए हैं उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट हम कर रहे थे इसलिए विपक्ष को रुकना चाहिए था। विपक्ष का ये कहना है कि कल 10:30 बजे का टाइम हमारा डिसाइड हुआ था इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। तो ये एक दूसरे का वर्जन आप कह सकते हैं कि जो सामने आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज रोक जा सकती थी अगर एक गुट को हटा लिया जाता। लेकिन ये देखा गया कि दोनों ही ग्रुप, विपक्ष और सत्ताधारी, दोनों ही एक ही जगह पर स्टेयरकेस पर नजर आए, अलग अलग तरीके के नारे लगाते हुए नजर आए। उसमें अनिल पाटिल जो एनसीपी के एमएलए हैं वो एक तरह से गाजर लेकर के नजर आया। और कहीं ना कहीं वो चीज एक तरह से इंस्टिगेशन के तौर पर भी देखी जा सकती है कि सत्ताधारी सामने थे, उसके सामने उनकी बुराई की जा रही थी। तो ये सारी चीजों से एक तरह से गहमा गहमी बढ़ रही थी और उसके बाद कहीं ना कहीं धक्कम धुक्की तक ये बात है वो पहुंच गई यंग एमएलए में। शिवसेना किसकी होगी मुस्तफा, तो ये वो बाद में तय होगा, उससे पहले ये तनातनी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात आप ये बताएं कि गाजर लेकर प्रदर्शन करने का मतलब क्या, क्या संदेश यहां से देना चाह रहे थे, और सत्ता पक्ष और विपक्ष कौन कौन से बड़े चेहरे इस प्रदर्शन के दरमियान ये धक्का मुक्की में नजर आए? जी बिल्कुल, शिंदे गुट के जो एमएलए हैं और उसमें भरत गोगावले शामिल है जो कि चीफ व्हिप हैं, सीनियर एमएलए हैं प्रताप सरनाईक, और उनके साथ के बाकी जो शिंदे गुट के लोग हैं, दिलीप लांडे, ये सारे लोग मौजूद थे। उनको बीजेपी के कुछ एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका समर्थन था। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर आप बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन अजित पवार वहां पर मौजूद थे, एनसीपी के बाकी एमएलए दिखाई पड़ रहे थे। वहीं पर शिवसेना के जो उद्धव गुट है वहां पे आदित्य ठाकरे उस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, स्लोगन देते हुए नजर आ रहे थे। तो एक तरह से जो चित्र था उसमें दोनों ही तरफ के सीनियर लीडर्स जो थे वो कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद थे। अजित पवार मीडिया से बातचीत करने के लिए थोड़ा आगे आए हुए थे। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वहीं पर चूका है ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अजित पवार जाना जाता है कि इतने डिसिप्लिन लीडर है, सीनियर लीडर है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को संभाल लिया होता कि इस तरह के आप धक्कम दुक्की या बाकी चीजें सामने ना आए। लेकिन वो चीज देखने के लिए मिली, महाराष्ट्र की असेंबली में वो चीज हुई, उसके विजुअल्स लोगों के सामने हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो परंपरा थी विधानसभा की वो कहीं ना कहीं एक तरह से नष्ट की गई है। इस तरह की एमएलए के बीच में जो झड़प देखने को मिली है वो देखने के लिए नहीं मिलती थी। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो हुआ है दृश्य वो लोगों के सामने है। कहीं ना कहीं जो तनाव सुप्रीम कोर्ट का है और बाकी चीजों का है, पॉलिटिक्स का, वो अब एमएलए के ऊपर असेंबली में दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि आप मुस्तफा मौजूद हैं इस वक्त वहां विधानसभा के बाहर, अभी वहां पर किस तरह का माहौल है? और मेरा एक और सवाल कि गाजर लेकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, आपको हम जो माहौल है वो असेंबली के बाहर का दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर जो आगे चलकर आप कह सकते हैं कि स्टेयरकेस है, उस स्टेयरकेस पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। अभी शांति बरकरार है और असेंबली का सेशन जो है वो शुरू है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जो असेंबली का सेशन है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है। आप दूसरा सवाल अपना फिर से दोहरा सकते हैं। मुस्तफा, मेरा सवाल यह था कि आज तख्तियां थी,
और दूसरी तरफ से गाजर लेकर आया गया था और प्रदर्शन किया जा रहा था। आखिर ये मैसेज क्या था, ये संदेश क्या था, और क्या मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का या उद्धव ठाकरे का कोई ट्वीट, कोई बयान इस झड़प पर जो धक्का मुक्की हुई है इस पर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक तरह से जो सिंबोलिज्म है कि अगर किसी चीज को, जैसे हम लैंग्वेज में एक तरह से लॉलीपॉप देना कहते हैं, वैसे ही आप अगर कोई चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे एक तरह से गाजर देना, मराठी भाषा में इस तरह के चीज का कंपैरिजन और फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी गाजर आप दिखा रहे हैं सिर्फ किसानों को, ऐसा सिंबोलिज्म दिखाने के लिए वहां पर असली में जो गाजर है वो एक एमएलए अनिल पाटिल एनसीपी के वो लेकर के आए थे। तो वो एक तरह से सरकार के खिलाफ ये टॉन्ट था कि आप जो भी स्ट्रेस है स्टेट में किसानों को, वो स्ट्रेस जो किसानों को आप स्टेट में है उसकी वो जो कंपेंसेशन की जरूरत है कहीं ना कहीं वो फिर ज्यादा बारिश की वजह से हो या गलत वक्त पर बारिश होने की वजह से जो फसलें खराब हुई है वहां पर कंपेंसेशन अनाउंस किया गया है, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार वो कंपेंसेशन दे नहीं रही है। तो उस चीज को लेकर के ये सिंबोलिज्म गाजर देना ऐसा दिखाया गया था, उसी के बीच में झड़प दिखाई दी। मुस्तफा, अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। विधायक आमने सामने आ गए, ये पता था कि पहले से प्रदर्शन चल रहा है, फिर दूसरा गुट भी पहुंच जाता है, प्रदर्शन हो जाता है, फिर धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कर्मियों को की तरफ से भी चूक हुई है कि उनको भी शायद अंदाजा नहीं था कि ये आपस में इस तरह से भिड़ जाएंगे विधायक। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मार्शल्स होते हैं विधान भवन के अंदर, असेंबली के अंदर, वो एमएलएस की सिक्योरिटी के लिए होते हैं अक्सर। और ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब एमएलएस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो मार्शल उनके ऊपर ज्यादा कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो कोई उल्लंघन कर रहे हो कानून का असेंबली के। और प्रोटेस्ट करना असेंबली के दौरान कोई उल्लंघन नहीं है, इसीलिए मार्शल्स ने इंटरवीन नहीं किया जब तक कि वो पूरी चीज आप कह सकते हैं हाथ से बाहर नहीं गई। हाथ से बाहर जाने के बाद वो चीज आप कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट जो है वो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर किया गया। अब आपकी बात कराते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अमूल मिटकरी है, जिनके साथ ये धक्कम दुक्की हुई थी, वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। एनसीपी के एमएलए हैं अमूल मिटकरी, धक्कम दुक्की में वो शामिल थे। महेश शिंदे के साथ धक्कम दुक्की हुई है, दृश्य में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अमूल मिटकरी से बात करेंगे। अमूल मिटकरी जी, दो विषय हैं। पहले तो जो आज आरोप लगाए गए हैं, सत्ता पक्षी जो लोग हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि एनसीपी के जो यंग एमएलएज हैं उनकी तरफ से धक्कम दुक्की शुरू हुई। इस आरोप को आप कैसे देखते? ये पूरा बेबुनियाद आरोप है, हमारे से कोई धक्का बुक्की हुई नहीं। वही धक्का बुक्की करने आए थे, उन्होंने गाली गलौज देने का भी काम किया और महाराष्ट्र के विधान भवन के पवित्रता को भंग करने का काम उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि आप पर आरोप लगाया गया कि जो शुरुआत हुई है ये आपने की है, तो उस वक्त क्या हुआ था एग्जैक्टली वो बताइए। देखिए, मुझ पे आरोप क्यों करेंगे वो लोग, यानी किस लिए कर रहे हैं वो लोग? सब सीसीटीवी आपके आगे है, सब पत्रकारों के कैमरा में कैद है किसने शुरुआत किया। अगर वो इस तरीके से भाषा करते होंगे तो हम थोड़ी खामोश बैठने वाले हैं। वो खुद आए थे और पत्रकार जो हमारे भाई लोग थे, पत्रकार भाई लोग, उन पे वो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे आके थोड़ी बात कीजिए। सत्ता पक्षियों का ऐसा कहना है कि हम लोग ऑलरेडी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टेयरकेस पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी विपक्ष के जो एमएलए है वो वहां पर आ गए, उसकी वजह से ये झड़प हुई। कल उद्धव जी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और 3 दिन से आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के विधानसभा के इन 3-4 पायरियों पे आंदोलन करने का हमारे पक्ष का भी आदेश था। इसलिए अजीत दादा ने आदेश दिया था कि कल 10:30 बजे आइए, हमको ऐसा ऐसा आंदोलन करना है। 50 खोके और एकदम होके जो कहावत अभी महाराष्ट्र के बाहर चल रही है, उसी की वजह से वो बौखला गए और हम पे अटैक करने का प्रयत्न किया। असेंबली में ये एक और विषय लिया गया महाराष्ट्र की, वो ये था नीतीश राणे की तरफ से कि एंटी कन्वर्जन बिल लाना चाहिए महाराष्ट्र में, जैसे कि कर्नाटका गुजरात में। इस पे विपक्ष की क्या भूमिका है? नहीं, वो उनका बयान मैंने सुना नहीं, वो बिल का पूरा अभ्यास करूंगा। ठीक है मुस्तफा, वो क्लियर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज बिहार में सरकार के शक्ति प्रदर्शन से केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां सीबीआई ने आरजेडी के लीडर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो ये बड़ी खबर, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है, ये रेड से जुड़ी हुई है। पटना से लेकर गुरुग्राम तक छापेमारी हो रही है और बिहार में आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई के एक्शन से आरजेडी के लीडर्स भी अब गुस्से में हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। और ताजा जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के मॉल में अर्बन क्यूब 71, ये एक मॉल है, वहां पर सीबीआई ने छापा मारा और ये बताया जाता कि ये मॉल किसी और का नहीं बल्कि
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है बड़ी खबर। इस वक्त आपको दे रहे हैं बिहार से। आज एक तरफ शक्ति प्रदर्शन तो दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन बिहार में देखने को मिला और आरजेडी के नेता इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ शक्ति प्रदर्शन का वक्त था, दूसरी तरफ सीबीआई एक्शन में आ गए। तो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो आरोप है कि उस दरमियान घोटाला हुआ, जॉब के बदले जमीन और प्लॉट लिए गए और उसी मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और इसी कड़ी में छापेमारी हुई है। पटना से लेकर गुरुग्राम तक अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है। संभवतः सीबीआई जानकारी दे कि उनको इन अलग अलग जगहों से जब छापेमारी हुई है तो उसमें क्या मिला है। सुनील सिंह जो कि एमएलसी हैं आरजेडी के, उनके घर पर पटना आवास पर उनके सीबीआई की टीम पहुंची। वो बालकनी में नजर आए और घर में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, उन्होंने कहा कि बिना पूर्व सूचना के, बिना किसी सूचना के सीबीआई घर पर पहुंच गई। तो बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई का छापा। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण इसमें खबर है वो ये है कि तेजस्वी यादव का एक मॉल भी इसमें है जहां पर छापेमारी। अब तेजस्वी यादव का मॉल इस घेरे में कैसे आ गया? क्या ये उसी दरमियान का कोई प्लॉट था या जमीन थी जिस पर यह मॉल बना है? इस पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई की जांच चल रही है। आरजेडी के सांसद के घर पर छापा हुआ, आरजेडी के एमएलसी के घर पर रेड डाली गई, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंच गई। अलग अलग ठिकानों पर पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, उनके घर पर भी ये टीम पहुंच गई और पूरे बंदोबस्त के साथ सिक्योरिटी डाली थी। आरजेडी के सांसद से लेकर एमएलसी, अलग अलग लालू प्रसाद यादव के जो करीबी बताए जा रहे हैं, उन सब के ठिकानों पर ये रेड डाले गए हैं। क्योंकि जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, कहा जा रहा है कि ये उसी दरमियान का घोटाला। वो लीडर्स, वो नेता कौन कौन से हैं जिनके घर पर अब तक रेड डाली गई है, ये वो तस्वीर। सुनील सिंह एमएलसी हैं, पटना में छापा मारा गया है। अशफाक करीम सांसद हैं, पटना में उनके घर पर छापा मारा गया है। इसके साथ साथ फैयाज अहमद हैं, मधुबनी में सांसद हैं, वहां रेड डाली गई है। तो पूर्व एमएलसी सुबोध राय, पटना में इनके ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं। और सिर्फ बिहार नहीं, ये तो गुरुग्राम तक पहुंच गया है, यानी कि हरियाणा तक पहुंच गया, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है गुरुग्राम। वहां पर एक मॉल में भी बताया जा रहा है कि छापेमारी हुई है। तो क्या एमपी, एमएलए, एमएलसी ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की रेड? सीबीआई की रेड के बाद से राजनीति गर्मा गई है। तो सदन में एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण का वक्त, लेकिन दूसरी तरफ पटना में सीबीआई की रेड। लेकिन इन रेड को राजनीतिक रेड कहा गया और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे, मनोज झा भी ने कहा कि ये बीजेपी करवा रही है, ये रेड बीजेपी की रेड है। तो सीबीआई के इस एक्शन के बाद से आरजेडी के लीडर्स लगातार बयान दे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। हासिल करने की बात हो रही है, क्या कहेंगी? थोड़ा सा नीचे डर गए हैं लोग। नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के दिन, सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे, उनके चोरी किया है उसको लौटाना पड़ेगा, जो लोग चोर है उनको लौटाना पड़ेगा। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। चलिए बढ़िए। तो उन्होंने देश को लूटा है, राबड़ी देवी को आपने सुना। लेकिन सीबीआई आज छापेमारी कर रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? सीबीआई के एफआईआर में क्या क्या आरोप है वो आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। 3 प्लॉट कहा जा रहा है राबड़ी देवी के नाम, मीसा भारती के नाम पर 1 प्लॉट, तो हेमा यादव के नाम पर 2 प्लॉट। और ये जो कुल जमीन है 1.05 लाख वर्ग फीट से ज्यादा की है, जबकि 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत। हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, सीबीआई की रेड अब तक कहां कहां पर रेड और क्या क्या सीबीआई की टीम को मिला है, और पटना से लेकर और कहां कहां पर यह रेड चल रहा है इस वक्त? सबका जवाब जो है ना सही जगह पे दिया जाएगा और वो तो करेगा ही, लेकिन हमको जो जवाब देना है
वो सदन के अंदर जवाब हम देंगे और बखूबी आप लोग तो सब लोग रहिए गए, सुने गए। आपको नहीं लगता है? चलिए अब आज ही मत। तो आपने सुना, वो भी प्रेस के सामने। सुजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुजीत, छापेमारी से जुड़ी हुई जो इस वक्त की इंफॉर्मेशन आपके पास है, क्या क्या सीबीआई की टीम को मिला है, वो सब आप बताएं। वही सुनिएगा ना। तो बड़ी खबर को देते, तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन के अंदर हम जवाब देंगे, सदन के अंदर देंगे और आप भी वहां पर मौजूद रहिएगा। पत्रकारों से कहा कि आप भी मौजूद रहेंगे, हम जवाब देंगे। बड़ी खबर सीबीआई के रेड से जुड़ी हुई है, जो सिर्फ पटना में नहीं, जो सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि गुरुग्राम में भी है। और गुरुग्राम में तेजस्वी यादव का मॉल बताया जा रहा है, उस मॉल में भी सीबीआई की रेड चल रही। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है तेजस्वी यादव का। अब क्या कनेक्शन है इससे जुड़ा हुआ, ये सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सदन में वो अपनी बात रखेंगे, सदन में वो बात रखने वाले हैं। तो बिहार के आरजेडी नेताओं पर सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो एमएलसी हो, सांसद हो, विधायक हो, छापेमारी चल रही है। और जॉब के बदले प्लॉट, जॉब के बदले जमीन का ये मामला है, एक घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। और गुरुग्राम के मॉल पर सीबीआई का छापा और आरजेडी का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जो मॉल, जिस मॉल में छापेमारी चल रही है, वो मॉल के मालिक बताए जाते हैं तेजस्वी यादव, जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, और नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन इस मॉल से क्या कनेक्शन है, क्योंकि इससे तेजस्वी का कनेक्शन तो बताया जा रहा है, लेकिन इस घोटाले से इसका क्या कनेक्शन है, ऐसा क्या इनपुट था कि इस मॉल में छापेमारी चल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ शक्ति परीक्षण का आज दिन 2 बजे एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और कार्यवाही शुरू होते अब इंतजार होगा क्या कहेंगे तेजस्वी यादव। बड़ी खबर, सीबीआई की रेड चल रही है, तकरीबन 24 ठिकाने बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो मॉल है, एक ही गाड़ी आई ये है, गुरुग्राम का ये क्यूब 71 मॉल, तेजस्वी यादव इसके मालिक बताए जाते हैं। और इस घोटाले में ऐसा नहीं है कि सीबीआई की रेड्स पहली बार, इससे पहले मई में सीबीआई ने तकरीबन 17 जगहों पर रेड की थी, छापेमारी की थी। उसके बाद जुलाई की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी की गिरफ्तारी भी हुई है और मामले में लगातार एक्शन देखने को मिलता रहा है। इस बार भले ही राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी के नेता, चाहे राबड़ी देवी हो, सभी कह रहे हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, ये सब भाजपा करा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि वो डरे हुए हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी गुरुग्राम में तेजस्वी यादव का ये मॉल बताया जा रहा है, कहा जाता है कि ये तेजस्वी यादव इसके मालिक हैं। और अब उस जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची है, सीबीआई का यहां पर छापा। देखना होगा कि सीबीआई की टीम छापेमारी में यहां से क्या क्या लेती है, क्या ये छापेमारी यहां पर क्यों हुई है, क्योंकि इस घोटाले से जुड़ा हुआ इसका क्या लिंक है, यह अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन मॉल से क्लियर कनेक्शन बताया जा रहा है तेजस्वी यादव का। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, तेजस्वी का मॉल से क्या कनेक्शन और इस घोटाले से क्या कनेक्शन, सीबीआई क्यों गुरुग्राम पहुंचे? देखिए, नौकरी के बदले जो जमीन घोटाले में सीबीआई की टीम बिहार में छापेमारी कर रही थी और उसी दौरान ये खबर चली कि यहाँ पर गुड़गांव में यहाँ पर सीबीआई की टीम जो अर्बन क्यूब 71 का जो मॉल है वहां पर पहुंची है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इस तरीके के कथित आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। और जी हिमांशु, मेरा एक सवाल यह कि क्या ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या अभी बन रहा है? इन्वेस्टमेंट की है तेजस्वी यादव ने, तो कब की थी और कितनी इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्स और कौन कौन है इसमें? लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनका रुख करने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें कि ये अर्बन क्यूब 71 मॉल है, जिसमें तेजस्वी यादव की इन्वेस्टमेंट बताए जा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट है, सीबीआई की रेड इसमें डली है। अब इस घोटाले से इसका क्या कनेक्शन है,
ये थोड़ा सा वक्त और इंतजार करना होगा इस पर क्लैरिटी आने में, लेकिन अभी छापेमारी चल रही है। आरजेडी के नेता इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल बता रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, ये कुछ और नहीं बल्कि बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता से बीजेपी वहां से हट गई है। अब सत्ता से हटते ही ये बौखलाहट है और सीबीआई ईडी की ये रेड ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी चलाती है, लेकिन यहां पर बीजेपी में वो फेल हुई है, तो ऐसे में ये सब हो रहा है। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार में आरजेडी नेताओं के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी जारी है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा के कुल 25 ठिकानों पर बताया जा रहा है कि छापेमारी चल रही है और हरियाणा में छापेमारी गुरुग्राम के एक मॉल पर हो रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, मेरा सवाल यह है कि क्या यह मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या अभी बन रहा है? इन्वेस्टमेंट अगर तेजस्वी यादव की इसमें है तो कितनी है और कब इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया? देखिए, 18 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी सीबीआई ने और इस मामले की जांच शुरू हुई थी, जो जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला था। इस पूरे मामले में सीबीआई ने गुड़गांव से लेकर के बिहार तक लगातार छापेमारी की बात आई और इसमें जो सीबीआई की टीम पहुंचती है अर्बन क्यूब्स मॉल 71 में, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है और यहाँ पर बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है सीबीआई की, कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। सीबीआई की 2 टीमें हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक लगातार जो दस्तावेज है, जो कागज है, जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं और जो सबूत है उनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन हिमांशु, इस घोटाले में अब तक तेजस्वी का नाम नहीं आ रहा था। जो प्लॉट्स भी थे उसमें राबड़ी देवी का भी नाम एफआईआर में, मीसा भारती का, लेकिन तेजस्वी का नहीं। तो फिर यहां छापेमारी क्यों? 2 टीमें आप बता रहे हैं सीबीआई की है। देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा कहां से आया, क्योंकि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही कि जो पैसा है वो किस तरीके से और कहां मूव हुआ। तो जो पैसा यहाँ पर कथित तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, तो वो पैसा जो था वो कहां से आया था, ये सारे सोर्सेस समझने के लिए ही सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। सीबीआई की टीम अंदर है, लगातार पूछताछ कर रही है, जो दस्तावेज है उनकी छानबीन की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस पूरे मॉल को बना रही है उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो किन किन लोगों का है और किस तरीके से जो कंपनी है उनमें कितने लोग शामिल है। तो एक एक जो इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट है उनके सारे जवाब तलाशने के लिए यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है, जो अंदर है। और अचानक ये पूरी जो रेड की कार्रवाई हुई है, बिहार से लेकर के राजीव जहां गुड़गांव तक में कई जगहों पर एक साथ रेड की गई है। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच में राजनीति शुरू हो गई है, बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया है, तो आरजेडी भी बीजेपी पर हमला बोल रहे, निशाना साध रही। ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे। ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं, इनको इनकी छत पे पहुंचा। लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है ना। कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग का क्या बात है। तो रेड चल रहे हैं, पटना में भी रेड चल रहे हैं, बिहार के कई हिस्सों में इस वक्त रेड चल रहे हैं, गुरुग्राम में भी रेड चल रहे हैं। इस वक्त विजय सिन्हा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जाकर के अपने माननीय विधायकों के सामने सारे विषय को रखा और सभी लोगों ने शांति से वो सुन रहे थे। आपने देखा कि सबने स्वीकारा है और बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता देखी है। निर्णय उसके हाथ में है कि जो हमने कहा वो कितना सत्य है या कितना असत्य है। लेकिन ये एक बात आ रही है कि नरेंद्र नारायण यादव को आपने वहाँ ये कर दिया,
जबकि उपाध्यक्ष थे। अध्यासी सदस्य है, वो अध्यासी सदस्य हमारे हैं। ऐसा उपाध्यक्ष का लिखा हुआ कहीं नहीं है। अध्यासी सदस्य वो बुजुर्ग हैं, इसलिए उनको दिया गया। वो बुजुर्ग हैं और बहुत ही मिलनसार, पूरे सदन के लोग के चाहत रहती है। ठीक है कि दुर्भाग्य से वो मंत्री नहीं बने, लेकिन सदन में बड़े सम्मानित लोग हैं। तो सदन में वैसे लोग को बैठाया जैसे इसको सबको लेके चले। और उपाध्यक्ष का तो अब मौका मिलेगा ही, उपाध्यक्ष का तो पूरा सदन ही है। उपाध्यक्ष के लिए सदन कहाँ खत्म है। लेकिन आरोप लगते गए तो शक्ति परीक्षण से पहले इस्तीफा दे दिया, तो अब उनका इस पर रिएक्शन आया है। हालांकि उन्होंने पहले भी इस पर बयान जारी किया था, लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो सीबीआई रेड से जुड़ी हुई है। और केंद्र सरकार होश में आओ, इस तरह की जो है हाथों में ये पोस्टर्स लेकर, ये तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं आरजेडी के जो लीडर्स हैं। और सीबीआई वापस जाओ, इस तरह के नारे इन पर लिखे हुए, इन पेपर्स पर लिखे हुए हैं। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको दे दें कि गुरुग्राम में छापेमारी चल रही है, जो कि तेजस्वी यादव के इन्वेस्टमेंट इस मॉल में है, ऐसा कहा जा रहा है, अर्बन क्यूब 71 मॉल। और नौकरी के बदले जमीन, यानी कि जॉब के बदले प्लॉट घोटाला मामले में इस वक्त आरजेडी के नेताओं के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। सीबीआई किस तरह से एक्शन ले रही है, सुबह से छापेमारी किस तरह से जारी है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। बिहार की सियासत में फिर उबाल है, जब सबकी नजर बिहार विधानसभा में नीतीश शक्ति परीक्षण पर लगी थी। सुबह सुबह पटना से मधुबनी तक खलबली मच गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई एक्शन में थी। ये आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का पटना वाला घर है। तस्वीरें देखिए, घर की बालकनी में खड़े सुनील कुमार किस तरह आग बबूला हैं। और कहीं है इन लोग का विधानसभा का जो मामला है, उसको हर एक जगह लोग रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, घर चुनाव में आधा विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया, आज का दिन क्यों चुना, मतलब पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है। क्या बोलता है कि साइन कीजिए, कागज पर साइन कीजिए, क्या पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन। और क्या आपको मामला आपको नजर आ रहा है, क्या दूसरा भी मामला है क्या। सुबह सबसे पहले सुनील सिंह के घर छापे की खबर आई, लेकिन घंटे भर के भीतर एक के बाद एक आरजेडी के कई नेताओं के घर सीबीआई छापे की खबरें आने लगी। आरजेडी के एमएलसी और खजांची लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह के पटना आवास पर, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के पटना आवास पर, आरजेडी के ही राज्यसभा सदस्य फयाज अहमद के मधुबनी वाले घर पर और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के पटना वाले घर पर सीबीआई ने छापा मारा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 नेताओं के घरों समेत सीबीआई ने कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच काफी पहले से चल रही है, लेकिन छापेमारी की आज की टाइमिंग सवालों को जन्म दे रही है। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक। और अब ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। आज बीजेपी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर
दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए सीबीआई के बेटा इस्तेमाल का आरोप लगा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी से शहजाद पूनावाला ने फिर इस बीच में पलटवार किया है, तो बीजेपी का ही पलट आ रहा है। इस बीच में मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया हमलावर हुए। मुझे तोड़ने में फेल तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर। तो इससे पहले भी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कहा कि करोड़ों का ऑफर दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। जान देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे बीजेपी का ऑफर आया लेकिन ठुकराया नहीं, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार का रत्न मिलना चाहिए और गोल्ड मेडल मिलना चाहिए घोटालों के लिए और घोटाले करने के बाद विक्टिमहुड कार्ड खेलते हुए झूठ बोलने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल की शराब नीति, जिसमें हुआ है कट्टर करप्शन, और उसकी खराब नीति की एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। हर समय एक नया झूठ फैलाकर मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं तो कहता हूं ये ऑपरेशन लूटस है, ऑपरेशन लूटस। पहले लूट करो, शराब नीति टेलर मेक करो, अपने निजी दोस्तों को, शराब माफियाओं को मुनाफा पहुंचाओ, और फिर ऑपरेशन लूटस के बाद चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अत्याचार अत्याचार बोलते रहो, झूठ फैलाते रहो, मुद्दे को चेंज करते रहो, गोल पोस्ट बदलते रहो और ऑपरेशन डाइवर्टस करते रहो।